अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी नई क्लास शुरू कर रहे हैं। ये असल में वो अच्छे हमने वीडियोस आपको दिए पहले और जिसको आपने देख लिया जो पढ़ रहे हैं, ये असल में उससे ही हम कंटिन्यू करेंगे। वो आपका बेस बना रहे थे और हमें यकीन है कि आपका बेस इतना बन चुका है कि अब आप समझ गए हैं कि HTML को कैसे यूज़ करते हैं, HTML के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, HTML के अंदर टेबल कैसे डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पर उस टेबल के अंदर उसके बैकग्राउंड चेंज करना, कलर चेंज करना, वो भी हमने आपको सिखा लिया था। और साथ में कि हर फील्ड को कैसे कंट्रोल करना है वो आज हम सीखेंगे। हम वहाँ सीख चुके थे कि हर फील्ड के अंदर हम डेटा एंट्री करके कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन भी की थी, जैसे इनवॉइस की कि आइटम के रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू, और हमने उसको वर्टिकल भी टोटल किया था कि जितनी वैल्यू बनती जा रही है वो हमें वर्टिकल टोटल भी मिलता रहे। तो वो उससे हमें एक आइडिया इस्टेब्लिश हुआ कि हमें ऐसे काम करना है। आज हम असल प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे और हम असल में इस पर काम करेंगे। हम यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री करेंगे और वो डेटा एंट्री से हम यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये 4 कॉलम को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, कोड को, डिस्क्रिप्शन को, डेबिट को, क्रेडिट को। उसके लिए हम ज़्यादा पहले ये समझ लें कि अकाउंट्स के अंदर कोई चीज़ कैसे होती है और अकाउंट्स हम क्यों बना रहे हैं, हम लफ्ज़ अकाउंट्स से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी और आप मेरे इसको पेपर को भी पढ़ सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। मैं सारा पढ़ के आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। होगा क्या कि हम एक केस लेंगे कि हम एक आसान सा अकाउंटिंग सिस्टम बनाएं जिसके अंदर हम इनवॉइसिंग जनरेट नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वांटिटी से डील नहीं कर रहे हैं, स्टॉक से और स्टोर से डील नहीं कर रहे। ये स्टॉक स्टोर क्या होता है ये भी हम आपको हल्के हल्के बताते रहेंगे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एक आदमी या एक बिज़नेस कोई अपना ख़र्चा कैसे करता है, पैसे कैसे बचाता है, जमा करता है और आखिर में उसकी पोजीशन क्या बनती है। मिसाल के तौर पे आपने अपने मोहल्ले की दुकान में देखा होगा, वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, या आप किसी जनरल स्टोर पे होंगे वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, ग्रोसरी शॉप से चीज़ें ख़रीदते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब आपसे आपको चीज़ें देते हैं तो आपको एक बिल भी दे देते हैं जिसके अंदर से उस तमाम चीज़ की तफसील लिखी हुई होती है। उसकी जो टोटल होता है वो आप उनको दे देते हैं। उस टोटल के बदले उन्होंने उस बिल में लिखी हुई सारी चीज़ें आपको दे देते हैं। तो ये जो आपको उन्होंने चीज़ें दी हैं ये उनकी सेल हो गई। इस सेल में क्या हुआ कि उनके पास से वो चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन सेल उनकी बढ़ी गई, हमारी सेल हुई आज के दिन इतनी, और उनके पास कैश आ गया। कैश आपके पास से ख़त्म हो गया, आपके पास से कैश ख़त्म हुआ, आपके पास चीज़ आ गई। अब ये जो चीज़ है हम इसका जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे कि कितनी क्वांटिटी बढ़ गई कुछ है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि आप 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 15,000 रुपये लेकर दुकान गए थे, आपने वहाँ से 6, 7, 8,000 रुपये की चीज़ें ख़रीद ली। तो दुकानदार कैसे नोट कर रहा होगा अपने पास कि मेरे पास 6,000 रुपये आ गए। आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे कि मेरे पास से 6,000 रुपये खर्च हो गए, 10,000 रुपये आपकी जेब में थे, अब 4,000 रुपये बाकी रह गए। ये आपकी साइड का है, वो उसकी साइड का है। जो आपकी साइड की बात है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं परचेजिंग। जो दुकानदार की साइड की बात है उसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसको कहते हैं सेल्स। हम सेल को डिस्कस करेंगे और ये बहुत सारी जगहों पर हो सकता है। आप इसको पढ़िए तो ये ग्रोसरी शॉप है, गारमेंट शॉप है, बिल्डिंग मटेरियल है, फास्ट फूड है, हॉस्पिटल्स हैं, ये कहीं पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें कि ये इसी तरह के काम होते हैं। लेकिन ये चूँकि जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हम भी इस रिक्वायरमेंट को कवर करते रहेंगे। हम बहुत छोटी एग्जाम्पल से शुरू करेंगे लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। आपने अगर मेरे सिखाने के हिसाब से सीखा तो जब आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन होगी। फ़िलहाल ये एप्लीकेशन डेटाबेस के ऊपर काम नहीं कर रही है, सिर्फ स्क्रीन पे काम करेगी, कुछ सेव नहीं करेगी, आपको सब आइडिया देगी। आपको भी ऐसे ही बनाना है। आपको पहले आइडिया है। अगर आपको ये कंट्रोल करना है जो मैं सिखा रहा हूँ और जो पिछली 6 वीडियो जो मैंने आपको बताया, जो आखिरी 2 टेबल थे इसमें मैंने सेल्स का दिखाया है कि कैसे होता है और उससे पहले टेबल्स को डिज़ाइन करना सिखाया है। अगर आपने इन को अच्छी तरह समझ लिया और कंट्रोल कर लिया और बार बार उसको पढ़ के देख के प्रैक्टिस कर ली हर के ऊपर, तो आप यकीन कीजिए कि आप प्रोग्रामिंग फील्ड में एंटर हो गए। अब आपकी सोच पे और आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आप कितना आगे जाते हैं। इसी दौरान में आप बहुत सारी इस लैंग्वेज की कमांड भी सीख लेंगे, बहुत सारी टेक्निक भी सीख लेंगे। और जब आपको कोई चीज़ ना हो तो यूट्यूब भरा पड़ा है टेक्निक सिखाने से, कमांड सिखाने से कि इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो आपको बताते हैं इस कमांड को यूज़ कैसे करते हैं। हम आपको बता रहे हैं इस कमांड को यूज़ कहाँ करना है, ठीक है ना। तो हम जो आपके साथ काम करेंगे आपके हाथ में प्रोडक्ट आएगी। जब आप इसको पूरा कर लेंगे, इसके 6 या 7 लेक्चर बन जाएंगे। जब आप इसको पूरा करेंगे तो आपके हाथ में सेल्स का प्रोग्राम होगा। उसी बेसिस पे हम परचेज़ का, लेकिन ये सेल्स का प्रोग्राम
फाइनेंशियल होगा, स्टॉक बेस्ड नहीं होगा। इसी तरह हम परचेज़ करेंगे, फिर हम पेमेंट्स करेंगे, फिर हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, फिर हम आगे मिसाल पे देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी जो है वो काम कर रही होती है तो सबसे पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कि ये मेंटेन क्यों करना होता है। उसके पास कुछ स्टाफ है, उस स्टाफ को सैलरी देगी। अब इस एग्जाम्पल में हमने 1,00,000 रुपये सैलरी के और कैश के लिख के रखे हैं। अब ये एक स्टाफ की सैलरी हो या 10 स्टाफ की सैलरी हो, इससे कोई बहस नहीं है। यहाँ पे ये अकाउंट की एंट्री जो है ये बता रही है उसको कि मैंने सैलरी की मद में 1,00,000 रुपये खर्च किए और कैश के हमने लिख दिया, हमें कैश पे किया। तो अब जब आप कैश की सूरत देखेंगे किसी और रिपोर्ट निकाल के तो वहाँ पे लिखा होगा 1,00,000 रुपये खर्च हुए। आगे रिमार्क में लिखा होगा कि अच्छा 1,00,000 रुपये सैलरी के थे, ये उस महीने को दिए गए। तो यहाँ पे हमें मालूम हो गया कि हमारे 1,00,000 रुपये क्यों कम हुए, क्योंकि हमने सैलरी दे दी। ठीक है, आगे बढ़े जरा इसको एक्सप्लेन करें, इसको जरा फर्दर एक्सप्लेन करें, देखें कि अब ये कैसे चलता है। फर्ज कीजिए कि हमारे पास 5 स्टाफ है और सबकी एक सी सैलरी है 20,000 रुपये, तो 5 लोग 1,00,000 रुपये हो गए। तो हमने एक एंट्री कर दी, स्टाफ नंबर 1 2 3 4 5, इनको हमने सैलरी दी है 20 हज़ार रुपये माहाना और सैलरी फॉर दी मंथ जो भी महीना है। और नीचे हम लिख दिया कैश। तो ऊपर देखिए हमने एक लाइन लिखी थी, सैलरी में खर्चा किया 1,00,000 का, कैश खर्च हो गया 1,00,000। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि कैश खर्च हो गया 1,00,000 और वो किस तरह खर्च हुआ कि इन स्टाफ को 1 से लेकर 5 तक स्टाफ को हमने सैलरी पे कर दी। अकाउंट की एंट्री वो भी सही है, अकाउंट की एंट्री ये भी सही है। ये आपके पास, ये आपका जो अकाउंटेंट है जहाँ जिसके लिए आप कंपनी बनाएंगे वो एंट्री कर रहा है। आप उसको ये प्रोग्राम बना के देंगे कंट्रोल का, वो फिर आपसे रिपोर्ट पूछेगा। ज़रा सा इसको और एक्सपेंड करके ज़रा और समझते हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर वाली एग्जांपल वो खुद भी एंट्री ऐसी कर सकता है कि उसने सैलरी दे दी स्टाफ 1 2 3 4 5 को और नीचे उसने सैलरी लिख दिया कि सैलरी 1,00,000 रुपये दे दी। अगर आप देखें तो ऊपर वाली एग्जांपल में ग्रीन में हमने लिखा है कैश, नीचे हम लिख रहे हैं सैलरी। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे देखिए सैलरी और कैश, तो यहाँ पे देखिए सैलरी क्या हो रही है डेबिट, कैश क्या हो रहा है क्रेडिट। यहाँ पे फ़िलहाल सैलरी भी क्रेडिट और कैश भी क्रेडिट। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं कि हम ये अकाउंटेंट एंट्री करेगा कि ये एंट्री यहाँ डालनी है कि यहाँ डालनी, ये यहाँ डालनी है, यहाँ डालनी, यहाँ डालनी कि यहाँ डालनी। आप इस को कंट्रोल नहीं करेंगे प्रोग्राम में, आप इसके रूल कंट्रोल करेंगे। इस एंट्री के रूल क्या होते हैं वो आगे देखते हैं। एंट्री के रूल ये हैं कि इस वाली एंट्री के अंदर हमेशा कम से कम ये 4 कॉलम तो होने ही चाहिए। ट्रांजेक्शन का कॉलम है, डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट का कॉलम है और आगे रिमार्क्स है। डेबिट के कॉलम के अंदर और क्रेडिट के कॉलम के अंदर वो जैसे भी एंट्री करेगा उसका रूल ये होगा कि ये साइड क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, ये हमेशा बराबर होना चाहिए। अब ये हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, यहाँ पढ़ सकते हैं। हम जाके अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वहाँ पर आएगी। हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। वो कंपनी जो है वो हर तरह के आइटम, एक जनरल स्टोर टाइप कंपनी है, वो हर तरह के आइटम बेच रही है। उसके अंदर गारमेंट भी हैं और डेयरी प्रोडक्ट भी हैं, नट्स एंड सब कुछ चीज़ें हैं, स्टेशनरी भी है। और कंपनी का जो वो सेल का तरीका है वो पहले कैश में, हम आज के दिन कैश डिस्कस करेंगे तो लिहाजा हम कैश की बात करेंगे। वो असल में कैश में सेल करेगी, लेकिन कभी कभी वो क्रेडिट में भी करती है, लिहाजा हम क्रेडिट बाद में चेक करेंगे। उसकी कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी सेल कितनी हुई, कैश की और क्रेडिट की। और उसके पास एक फार्मूला है स्टैंडर्ड, वैसे तो मुख्तलिफ होता है लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है कि वो जो भी चीज़ ख़रीदता है उसके ऊपर 20% का मुनाफा रख के बेच देता है। और उसके अलावा उसका कुछ खर्चे भी होते हैं। खर्चे क्या हैं कि रेंट ऑफ द शॉप उसको कितनी देना है, किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, वाटर का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है, इन सबको यूटिलिटी बिल भी कहते हैं। और सैलरीज टू स्टाफ देना है, ये खर्चे हैं उसके। और दूसरे खर्चे भी हो सकते हैं। इसी तरह जो है हम इसको पढ़िए, हम इसकी एक टेबल जनरेट करेंगे कि अच्छा ठीक है हम समझ गए, हम एक टेबल जनरेट करेंगे। उसके अंदर मिनिमम ये फील्ड रखेंगे। ट्रांजेक्शन टाइप क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैरेक्टर साइज कैसे बनाते हैं, आगे चीज चलेंगे जब हम डेटाबेस में जाएंगे। तो लेकिन फ़िलहाल हम समझते हैं ट्रांजेक्शन टाइप क्या है।
मसलन सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, मतलब हर एंट्री का एक ख़ास नंबर होना चाहिए जो यूनिक हो, जो दूसरे नंबर से मिले नहीं। जब आप वो नंबर दें, ये बिल्कुल वही चीज़ है, इसको ऐसी समझिए जैसे क्लास में स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है, तो वो रोल नंबर कभी किसी दूसरे को अलॉट नहीं होता। आप कभी भी जाएंगे स्कूल में, वो रोल नंबर उसी को अलॉट हुआ होगा, वो उससे उसी का डेटा आएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे समझिए थोड़ी सी। ट्रांजेक्शन डेट की है, ये काम किस डेट पे हुआ था, ये ट्रांजेक्शन किस डेट पे हुई थी, और अकाउंट कि किस अकाउंट में क्या आपने क्या एक्टिविटी की। अगर आप ऊपर देखें तो हमने 2 एग्जाम्पल ली थी अभी, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली थी कि एक अकाउंट ये है स्टाफ, एक अकाउंट ये है कैश, एक अकाउंट ये है स्टाफ, एक अकाउंट ये है सैलरी, और यहाँ पे हमने लिया था एक अकाउंट है सैलरी, एक अकाउंट है कैश। तो ये जो ये अकाउंट है, इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि हमने कैश से किया या क्रेडिट से किया, या हमने जिसका भी ऊपर नाम लिख रहे हैं कि इसको दिया या इससे दिया। फिर डेबिट और क्रेडिट आप ऊपर एंट्री देख चुके हैं कि किसी को डेबिट करना है, किसी को क्रेडिट करना, तो वहाँ पे एंट्री आएगी कोई एक, और रिमार्क्स आगे जैसे उसने लिखा कि सैलरी फॉर दी मंथ, ये रिमार्क हो गया। ये मिनिमम 4 या 5 फीट से लेके हम काम करेंगे, लेकिन हम अभी आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से रूल शुरू करते हैं। रूल ये होगा हमारे पास कि हर एंट्री, कोई एक एंट्री, तो उसमें मल्टीपल रोज हो सकती हैं। जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, मैं एक बार फिर ऊपर जाता हूँ, आपने एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिनिमम 2 रोज थी, एक में सैलरी, एक में कैश, वो एंट्री ऐसे कर रहा है। यहाँ पे 6 हैं, एक में ये 5 ये डेबिट साइड और एक ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे भी 6 हैं, 5 डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, तो ये कितने भी हो सकते हैं। लिहाजा ये हमारा एक रूल बन गया पहले यहाँ पे कि कोई भी एंट्री मल्टीपल उसमें रोज हो सकती है। हर रो के अंदर एक डेबिट और एक क्रेडिट होना चाहिए। एक ही रो में डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये हमें कंट्रोल करना पड़ेगा प्रोग्राम से। डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के बराबर होना चाहिए, एंट्री करते हुए नहीं, नीचे ग्रैंड टोटल में वहाँ पे हमेशा बराबर रहनी चाहिए। और डुप्लीकेट अकाउंट्स पॉसिबल है, कहीं पे नहीं अलाउ करते, लेकिन हम समझने के लिए करेंगे, क्योंकि बाद औकात हम लिखेंगे तो हम सिर्फ समझाने के लिए, तो डुप्लीकेट अलाउ पॉसिबल था। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ज़रा सी लिखी है, बाकी सारी एग्जांपल ये इस तरह की बहुत सारी हैं, ये आप देखेंगे। कैश एक, यानी सेल 1 ऑफ 1 फरवरी, उसने कैश सेल की, तो देखिए टाइप हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर देखिए, क्योंकि एक ही है, पहली ट्रांजेक्शन 111 सब में आएगा, और ट्रांजेक्शन डेट उसकी आ गई, जो भी डेट है, और उसने क्या कि किस अकाउंट को उसने यहाँ पे किस चीज़ को बेचा, किस अकाउंट को बेचा, किसने 2000 की शर्ट्स बेची, और रिमार्क लिख दिया कि 2000 क्यों है, ये 8 स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट्स बेची 250 ईच। फिर उसने शूज़ लिख दिया आगे कि 2 शूज़ बेचे 800 ईच 1600 के, तो ये देखिए ये टोटल यूँ आ गया 30, ये है वो टोटल जो हम कहते हैं इक्वल होना चाहिए, ये 3600 हो गया। आपने कैश यहाँ पे लिख दिया 3600, आपने 2 चीज़ें उसको बेची, रसीद उसको हाथ में पकड़ाई और 3600 उससे ले लिए, तो वो अपने घर में जो रसीद लेके गया वो 3600, और जो चीज़ें लेके गया वो 3600 की, चाहे वो एक हो चाहे कितनी भी हो। आपके पास से इतनी चीज़ें कम हुई, इतनी चीज़ें ये कम हुई, या इतनी सर्विसेज जो आपने दी वो कम हो गई, और यहाँ पे 3600 आपके पास आपके अकाउंट में आ गए। ये टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए। ये हम आगे रूल में देखें, हम समझिए, हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे, ये मिस्टेक हम करेंगे और फिर इसको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 3500 हो, ये 3600 हो, तो सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये 3600 है, ये 3500 है, सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इवन इसके अंदर अगर एक पैसे का भी फ़र्क है तो सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये 100% मैच होना चाहिए। ये एक बड़ा बुनियादी और बेसिक रूल है जिसको हमें हमेशा फॉलो करना होगा। इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल दी हुई है, आगे बढ़ाया हुआ है, और ये फिर आगे हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं उसका, वो आप किताब में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे परचेज, लेकिन अभी हम परचेज नहीं कर रहे, अभी हम सेल की बात करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए हमने क्या किया हुआ, हमने एक आइटम बेचा, शर्ट बेची, डिस्क्रिप्शन हमने उसकी लिख दी स्कूल शर्ट्स। आगे हमने, अब यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए हम ये बेच रहे हैं तो ये उसको देंगे, और हम अपने पास कैश वसूल करेंगे। तो जब हम कैश वसूल करेंगे, हम वसूल करेंगे कैश, तो हम उसको डेबिट करेंगे। लिहाजा इस एंट्री में क्रेडिट आएगा, डेबिट नहीं आना चाहिए। ये हमने लिख दी कि भाई
ये हमने 800 की शर्ट्स बेच दी। अगली एंट्री पे अब देखिए, अगली एंट्री पे आ गए, हमने शूज़ बेचे, शूज़ बेच दिए, स्कूल शूज़ बेच दिए ताकि बात अलग समझ में आ जाए। स्कूल शूज़ बेच दिए और ये हमने बेच दिए 1000 के। तो ये हमारे पास 1800 का हमने कैश वसूल कर लिया, उससे हमने उसको दे दिया और 1800 का कैश वसूल कर लिया। और स्कूल शर्ट, अब ये इससे हमें एक अंदाज़ा हो गया कि भाई स्कूल शर्ट और सेल के हमें ये कितने हो गए, 1800 मिल रहा है। अब यहाँ देखिए, जो हमने पहले रूल बयान किए थे कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, और अब हमें मालूम ही, ये तो हमको पढ़ना आता है, करना आता है, नहीं समझ रहे हैं कि 1800 है, लेकिन सिस्टम तो नहीं बता रहा। तो सिस्टम में हमारे प्रोग्राम में पहली कमी क्या हमें नज़र आई कि हमें ये टोटल करने हैं। आज का हमारा टारगेट यही होगा। दूसरी कमी भी हम देख लेते हैं कि इसमें है या नहीं। हम यहाँ पे फिर हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ये तो इसने एक्सेप्ट कर लिया 2000। तो दूसरी कमी हमें ये नज़र आई कि एक ही एंट्री के अंदर दो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, या ये आया या ये आया। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए, इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ कोई नहीं लिया। इसका मतलब हमारे पास दो कंट्रोल हमें नज़र आ गए कि हमारे प्रोग्राम में नहीं है अभी। यही दो कंट्रोल हम डालेंगे पहले, और वो कंट्रोल क्या है कि एक ही लाइन में या डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, दोनों नहीं आ सकते। और जब आ जाए तो यहाँ पे हमें टोटल चाहिए, यहाँ पे भी हमें टोटल चाहिए। इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इस चीज़ को हम प्रोग्राम करते हैं। वो आपको मालूम है कि इसको कैसे होता है। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आ गए। ये हमारे पास, आपको याद है कि हमने पिछली एग्जाम्पल में फील्ड बनाई थी, यहाँ पे जो कुछ नाम रखे तो हर एक को 1 2 3 कर दिया था। हमने यहाँ पर भी 1 2 3 कर दिया। देखिए, कोड 1, डिस्क्रिप्शन 1, डेबिट 1, क्रेडिट 1, कोड 2 2 2 2, कोड 3 3 3 3। ये 3 हमने फील्ड बनाई है। अब आप जब इसको समझ जाएंगे तो आपका काम क्या होगा कि आप 5 फील्ड बना लीजिए, 6 फील्ड बना लीजिए, 10 फील्ड बना लीजिए, 50 फील्ड बना लीजिए ना। और ये सब नीचे तो कंट्रोल है सारे के, पिक्चर कैसे, इमेज कैसे आ रही है, सब कुछ हो रहा है। और एक और चीज़, यहाँ पे 2 बटन हमने ऐड किए, सेव का बटन और प्रिंट का बटन। सेव का बटन, लेकिन चूँकि अभी हम डेटाबेस पे काम नहीं करें, लेकिन प्रोग्राम हम पूरा बना लेंगे, तो हम सेव के बटन पे जाके वहाँ पे चेक करेंगे और उसमें लिखेंगे कि हाँ सेव कर दिया रिकॉर्ड, और प्रिंट पे करेंगे कि हाँ प्रिंट कर दी इनवॉइस। ये हो गई बात। अब हम अपने प्रोग्राम को चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है हमें ये चेंज करना है कि जब हम डेबिट या क्रेडिट की फील्ड में तो सबसे पहले वो हमको नीचे टोटल दे। कोई भी चीज़ पहले कर लें कि या तो टोटल पहले दे दे, या फिर ये कि वो ये चेक कर ले कि दोनों फील्ड बराबर, दोनों फील्ड एंट्री नहीं हो सकती। चलिए हम यूँ कर लेते हैं कि दोनों फील्ड एंटर नहीं हो सकती, वो कर लेते हैं। ठीक है, हम ये करते हैं, यहाँ पे आके हम ये करेंगे कि आप इसके ऊपर एक लॉजिक लगाते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक लॉजिक बनाई थी, हमने एक लॉजिक बना के दिखाई थी आपको कि जब हमको किसी एक फील्ड के ऊपर कंट्रोल डालना होता है तो हम उसके ऊपर ऑन क्लिक या ब्लर या कोई ऐसी कोई एक ट्रिगर एक्टिवेट करते हैं। हम यहाँ पे ऑन ब्लर का यूज़ करेंगे। अगर आप एग्जाम्पल में जाके देखें तो हमने ऑन ब्लर का यूज़ वहाँ बताया है। हम यहाँ पे वो ट्रिगर ऑन करते हैं, ऑन ब्लर इज इक्वल टू। ऑन ब्लर क्या होता है कि जब फील्ड जब कर्सर इस फील्ड से बाहर निकले कुछ डेटा करते हुए, तो हमें क्या एक्शन लेना है। अब हमें क्या एक्शन लेना है, यहाँ पे ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, हमें ये एक्शन लेना है कि ये एक रूटीन में जाए। एक हम फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में जाए और वहाँ जाके चेक करें कि इस एक फील्ड में अगर हम डेबिट एंट्री कर रहे हैं तो क्रेडिट तो ऑलरेडी नहीं डाला हुआ कि हम यहाँ पे डेबिट डाल रहे हैं, या डेबिट तो ऑलरेडी नहीं डाला हुआ कि हम क्रेडिट, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि एक वक्त में एक ही चीज़ आएगी। लिहाजा हम पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं, हम इसका नाम रखते हैं चेक डेबिट।
चेक डेबिट, ये एक फंक्शन बनाया हमने, इस तरह करके फंक्शन बनता है। इसके अंदर हम कमांड लिखेंगे, मज़ीद कुछ लिखेंगे। क्या हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, या आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे 1 2 3 लिखा था ताकि हमको मालूम हो जाए कि ये पहली फील्ड से रिलेटेड है, दूसरी से, तीसरी से। फिर से इस तरह जब आप आगे 10 फील्ड डालेंगे तो आप इस तरह 4 5 6 7 8 9 10 तक 50 तक डालेंगे। लेकिन इनफैक्ट इतना लंबा हम नहीं जाएंगे, उससे पहले हम डेटाबेस में चले जाएंगे। एक हमने कमांड लिखी थी डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब देखिए यहाँ पे ये जो इस टाइप में लिखा हुआ है कि ई बड़ा लिखा है, सॉरी ये डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग अलग हो गई, ई बड़ा लिखा है, बी बाई का बी बड़ा लिखा और आईडी का आई बड़ा लिखा है। ये आईडी जो है ये इसको इंडिकेट कर रही है, इसको। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, इसके अंदर कभी स्पेलिंग ये केस सेंसिटिव होता है, और जो इसके अंदर कमांड के अंदर जो अल्फ़ाबेट बड़ा है उसको बड़ा आना चाहिए, जो छोटा उसको छोटा आना चाहिए। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे हमेशा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाई आईडी, अब आईडी के अंदर पे दोबारा आपने डबल ब्रैकेट दिए जिसको ये, और इसके बाद हम यहाँ पे सिंगल कोट में क्या लिखेंगे, उस फील्ड का नाम, किस फील्ड का नाम, कौन सी आईडी हम ले रहे हैं, डेबिट 1, DEBIT 1, डेबिट 1। यहाँ से हमने ये ली, और फिर इसके बाद कमांड क्या हमारी आगे जाती है, डॉट वैल्यू। इस कमांड का मतलब ये है कि डेबिट 1 जो फील्ड है उसकी वैल्यू लेके ये फंक्शन चेक डेबिट में जाए और जाके चेक करे जो हम वहाँ पे उसको कमांड दे रहे हैं। ये हम अभी एक स्टेप लिखते हैं, और इसके बाद इसको यहाँ पे डबल कोटेशन में क्लोज किया, पहले तो नहीं कर दिया, क्लोज किया हुआ है ना, किया हुआ, रेडी हो जाओगे। अब यहाँ से जब हम इसको रन करें तो उसूली तौर पे इसको हमारे उस फंक्शन में जाना चाहिए। फंक्शन कहाँ पर है, फंक्शन अभी हम लिखेंगे, देखिए बगैर लिखे अभी हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं कैश, अगर कुछ मिस्टेक आपको मालूम है तो लिखना, असल चीज़ तो ये है 1000। अब ये तो इसने कुछ किया ही नहीं, यहाँ देख लेते हैं, इसने अभी भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि हमने कोई चीज़ कम कर दी। कम क्या कर दी कि हमने इसको ये फंक्शन दिया था चेक डेबिट, ये तो हमने बनाया नहीं अभी तक, हमें चेक डेबिट बनाना चाहिए। स्क्रिप्ट में जाके देखिए स्क्रिप्ट खाली पड़ा है। अब हम यहाँ पे चेक डेबिट का फंक्शन बना देंगे, और उस फंक्शन के अंदर हम कमांड लिखेंगे। क्या अब फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन चेक डेबिट, और यहाँ पे हम वहाँ से 2 फील्ड मूव कर रहे हैं। एक तो आपने देखा कि हमने पहले 1 लिखा था, तो उसके लिए मिसाल तो हम एक फील्ड कोई भी आप एक अल्फ़ाबेट ले लीजिए, आप उसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। हम एक्स और वाई में काम करेंगे, आई और एक्स। इसका मतलब है कि आई के अंदर वो 1 आ जाएगा और एक्स के अंदर वो डेबिट की जो एंट्री वो आ जाएगी, ये आ गई। और हम यहाँ पे फिर ये इसका तरीका है, ये लिखा आपने और ये इसको क्लोज किया, ये फंक्शन का एक तरीका बन गया। अब इसके अंदर आपको कमांड लिखे फंक्शन, पहले आप ये लिख लीजिए कि हम ये देख लें कि वो यहाँ पर आता भी है, करेंगे अलर्ट और एक्स। ये हमने एक छोटी सी कमांड लिख के देख ली कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है, एक्टिवेट हो गया कि नहीं हो गया। कैसे चेक करेंगे, यहाँ जाइए रखिए। अब यहाँ अगर हम देखते हैं, दोबारा लिखते हैं। अब हम आइटम के पूरे नाम नहीं लिखते टाइम बचाने के लिए, हम ABC लिख लेंगे। आपको मालूम है क्या लिखना है, A लिखा और हमने डेबिट किया 1000। देखिए इसने 1000 शो किया इस तरह। इसका मतलब ये फंक्शन पे गया है। अब हमें फंक्शन पे क्या वहाँ पे काम करना है, फंक्शन पे हमें ये काम करना है कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम कंपेयर करेंगे कि ये दूसरे के बराबर तो नहीं है। कैसे करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ये हमेशा एक वेरिएबल बनता है, हमेशा इस तरह काम। अब वैल्यू समझिए, हम इसको लिख देते हैं WX इज इक्वल टू X। ठीक है,
अब एक चीज़ नोट कर लेते हैं हम कि हमें ये भी चेक करना है कि वाई में तो वैल्यू नहीं पड़ी हुई, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाई भी लें, यानी दूसरी फील्ड में तो नहीं पड़ी हुई, हम दूसरी फील्ड भी ले लेते हैं। कैसे समझते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है डेबिट ईयर, ऐसे ही करके हम इसको ये इसके साथ डॉक्यूमेंट के साथ ऐसे ही करके हम यहाँ पे दूसरी चीज़ ले लेंगे इसके अंदर वैल्यू के साथ साथ हम इसके अंदर एक जैसे हमने लिया है यहाँ पर हम ये कमांड जो है ये कमांड ये वाली हम इसके अंदर मज़ीद ले लेंगे और हम इसके अंदर क्रेडिट भी डाल लेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ से यहाँ तक हम इसको ले लेंगे। अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप कॉपी ना कीजिएगा, मैं तो इसलिए भी कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइपिंग करते हुए मेरे से मिस्टेक ना हो, फिर टाइम ज़ाया हो। और दूसरी बात ये कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं तो इसे जल्दी इसको कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी कॉपी ना कीजिएगा। आप हमेशा हर दफ़ा पूरी टाइप कीजिएगा कमांड। जब आप पूरी कमांड टाइप करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें काम करने में सहूलत होती है और ये वाकई फ़ायदा देता है। हम यहाँ पे कॉमा देके इसको कॉपी कर लेते हैं और हम ये कर लेते हैं। देखिए ऊपर की फील्ड थी हमारी डेबिट, इसको हम कर लेते हैं क्रेडिट। इसको अलाइन कर लेते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता लेकिन ऐसी थोड़ी सी यानी पढ़ने में सहूलत हो जाती है। अब हम यहाँ से दो फील्ड मूव कर रहे हैं, एक डेबिट वन और एक ये नीचे वाला क्रेडिट वन। ये आप कहीं से मूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसको मूव कर दिया, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे आके देखिए आप एक्स के अंदर डेबिट आ गया और इसके अंदर क्रेडिट आ गया। आप यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कोई भी चीज़, हम एक्स वाई से काम करेंगे बस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे हमें एक्स और वाई शो कर दे कि ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं। देखते हैं कि अगर ये एरर नहीं देगा और चला देगा तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया। देखिए हमने फिर ये लिखा ए बी, यहाँ पे हमने लिखा 100। तो देखिए अभी तक उसने कुछ शो नहीं किया। यहाँ पे हम लिखते हैं ये गलत है, लेकिन हम यहाँ पे आके दोबारा अगर ये करेंगे तो वो एरर करेगा और उसूली तौर पे उसको यहाँ पे ये शो करना चाहिए था, ये शो नहीं किया उसने 2 3 3। हम देखते हैं कि वो ये दो चीज़ें शो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऐसे नहीं करता बल्कि ये ऐसे करता है। कॉमा दीजिए, सॉरी कॉमा दीजिए, जरा सा गैप दीजिए, कॉमा दीजिए। ए बी ठीक है, हम यहाँ तक आए और अब हम इसके आगे इसकी लॉजिक बनाएंगे और हम देखेंगे कि इसको हमें कैसे कंप्लीट करना है। इसको हम लेक्चर को यहीं तक छोड़ते हैं, अगले प्रोग्राम में इसको देखेंगे।